तो आज की जो हमारी ये क्लास है एम्स मेडिकल सोशल वर्क और यूजीसी नेट के संबंध में, जिसका एग्ज़ाम फरवरी एंड मार्च में दिया गया है 2023 में। उसी के संबंध में ये क्लास है। मैंने आप लोगों से केस वर्क के बारे में पढ़ा रखा है सारी चीज़ें, और ये प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा। तो हमारे सामने पहला प्रश्न ये है कि वैयक्तिक समाज कार्य का जो अध्ययन है वो किस रूप में किया जाता है? विधि के रूप में करते हैं कि व्यक्ति के रूप में करते हैं कि समाज के रूप में कि परिवार के रूप में? किस रूप में करते हैं आप केस समाज का? व्यक्ति के रूप में करते हैं। हाँ, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यक्तिगत समाज कार्य का जो अध्ययन करते हैं वो व्यक्ति के रूप में करते हैं। क्या समाज कार्य की विधि की जब हम बात करते हैं या पद्धति की बात करते हैं तो क्या इसके अंतर्गत केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क नहीं आता है मेथड के रूप में? प्रश्न था मेथड के रूप में। यहाँ जो हम अध्ययन करते हैं मेथड के रूप में करते हैं। हम आम बोलचाल की भाषा में हम ये जानते हैं कि जब केस वर्क करेंगे तो व्यक्ति पर करेंगे, और ग्रुप वर्क जब करते हैं तो वो समूह पर करेंगे। समुदाय जब करते हैं तो हम कम्युनिटी पे करते हैं, यानी समुदाय पर आधारित की कोई भी मलिन बस्ती हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसके आधार पे करते हैं, है ना। तो यहाँ व्यक्ति के रूप में नहीं होगा, यहाँ विधि के रूप में होगा। आपका यही ऑप्शन सही रहेगा। सर ए बोला है। हाँ, ए बोला है ना आपने, किसी बच्चे ने शायद बोला था व्यक्ति के रूप में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका सी करेक्ट माना जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? बताइए जरा। पेपर में आपको जब कभी व्यक्ति के रूप में बात करे, ठीक है, और वहाँ पे ऑप्शन में विधि ना दिया हो, क्योंकि मेथड सबसे पहले है। मेथड हुआ, प्रणाली हुआ, पद्धति, उपागम, तकनीकी, ये सब की पहले प्राथमिकता दी जाती है ना। ये बात की बात है व्यक्ति पर। अगर ऑप्शन में प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है तो यहाँ अध्ययन किस रूप में होता है तो विधि के रूप में होता है। अध्ययन किस रूप में होता है? विधि के रूप में होता है। ऑप्शन आपका पहला सही रहेगा, ठीक है ना। समझ में आया आपको? जी सर। हाँ, ये आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता किया जाना कौन सी प्रक्रिया होती है? क्या विवेकशील प्रक्रिया कहेंगे आप जब जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करेंगे? ध्यान समझिए। क्या वो समस्या निवारण की प्रक्रिया कहलाएगी? क्या वह कौशल अनुस्थापन की कहलाएगी कि वह वैयक्तिक प्रक्रिया कहलाएगी? क्या कहलाएगी जब आप सहायता करते हैं प्रक्रिया में जरूरतमंद व्यक्तियों की? व्यक्तिगत प्रक्रिया में हम स्किल डेवलप करते हैं ताकि वो अपनी समस्या का समाधान अपनी खुद से कर सके। समस्या का समाधान खुद से कर सके। अच्छा जी, वैयक्तिक प्रक्रिया आएगा सर। वैयक्तिक प्रक्रिया आएगी। ओके, वैयक्तिक प्रक्रिया आएगी, ठीक है। यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ, अनुस्थापन क्या होता है जानते हैं आप लोग? अनुस्थापन सर जो भी उनकी एबिलिटी है ना उसको रिबिल्ड करना। ओके, तो देखिए बात को समझिए। मैं एक बार ज्वाइन कर लेता हूँ, कोई बच्चा शायद ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे। देखिए देखिए यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ ना, अनुस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जैसे कोई क्लास हो या ग्रुप वर्क हो या कम्युनिटी वर्क हो, है ना, या केस वर्क हो। उस दौरान जब आप अपनाते हैं कोई शिक्षण तकनीकी हो या कोई समाज कार्य की तकनीकी हो, तो उन तकनीकों को सुधारने के लिए, मतलब तकनीकी के माध्यम से उस सेवार्थी में सुधार करने के लिए रचनात्मक कोई क्रियाविधि से आप उसे ट्रेनिंग देते हैं। है ना। तो वो जो ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया कहलाती है वो बेसिकली अनुस्थापन का रूप लेती है। और कोई भी अगर व्यक्ति आपसे पूछे कि भैया अनुस्थापन होता क्या है, अनुस्थापन को इंग्लिश में ओरिएंटेशन का भी नाम देते हैं हम लोग, है ना, जिसको हम अनुकूलन की बात करते हैं। तो शायद मैंने आपको ट्रिक बता रखा है, जब किसी भी ऑप्शन में अनुकूलन शब्द आता है ना, तो वो भी ट्रिक के माध्यम से आप भी उसको सही कह सकते हैं, वो भी आपका सही जाएगा। ओरिएंटेशन जो है
अनुकूलन की प्रक्रिया बताता है, और अनुकूलन ही अनुस्थापन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे विवेकशील प्रक्रिया तो होगी नहीं, वो आपकी समस्या निवारण की प्रक्रिया भी नहीं होगी। वैयक्तिक प्रक्रिया में अध्ययन निदान उपचार आता है, इसलिए ये तो होगा नहीं। बचा कौशल अनुस्थापन, और यही कौशल जो अनुस्थापन है, कौशल जो अनुकूलन की प्रक्रिया है, यही ऑप्शन आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट माना जाएगा, सी वाला, है ना। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हिंदी यहाँ पर अगर जो टफ लग रही होगी तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ अनुस्थापन इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं कि वैयक्तिक समाज कार्य के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन से होंगे? क्या अस्पताल होगा, कि विद्यालय होगा, कि न्यायालय होगा, कि ये सभी होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है जी। सभी होगा, बिल्कुल। यहाँ पे जो व्यक्तिगत समाज कार्य में प्राथमिक कार्य होता है ना, वो अस्पताल के रूप में भी हो सकता है, विद्यालय के रूप में भी हो सकता है, न्यायालय के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन आएंगे ये तीनों है सही, तो इसलिए उपर्युक्त सभी के सभी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट, किसके अनुसार कहा गया कि व्यक्तिगत समाज कार्य का अर्थ जो है वो एक अच्छे या भलाई कार्य में लगाना? क्या पल्लमैन, हैमिल्टन, क्लार्क या मैरी? हैमिल्टन। हैमिल्टन। यहाँ पे सही जवाब जो माना जाएगा क्लार्क। क्लार्क का स्टेटमेंट करेक्ट माना जाएगा, हेलन क्लार्क इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लार्क ने ये कहा है कि व्यक्तिगत समाज कार्य का जो अर्थ होता है एक अच्छे या भलाई कार्य में लगाए जाने से होता है। बेसिकली व्यक्तिगत समाज कार्य की उत्पत्ति उतनी ही पुरानी है जितना मनुष्य है, तो उसकी उत्पत्ति परिवार, कुल, पड़ोस में भी पाई जाती है। जैसे वो ऊपर वाले सवाल की अगर मैं बात करूं, विद्यालय, अस्पताल, न्यायालय था, अगर परिप्रेक्ष्य में जब कार्यों की बात होती है तो हमारे सामने परिवार का रूप आता है। किस परिवार के रूप में काम करेंगे, पड़ोस के रूप में भी काम करेंगे, ठीक है, कुल के रूप में भी काम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 4 है, व्यक्तिगत समाज कार्य की एक अच्छे और भलाई कार्य में लगाया जाना है, वो व्यक्तिगत समाज कार्य कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका सही रहेगा बी वाला, हेलन क्लार्क, इनका स्टेटमेंट है ये। व्यक्तिगत समाज कार्य की उत्पत्ति कब मानी जाती है? बताइए। व्यक्तिगत जो समाज कार्य की उत्पत्ति के अगर संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो आप ध्यान रखिएगा 1869 में लंदन में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी ने, 1877 में अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका बफेलो में, है ना। इसी प्रकार से जो है सोसाइटी की स्थापना की गई थी। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी आंदोलन के आधार पर अपने अलग अलग विचार या मत आप कह सकते हो कि जो दिए गए थे, है ना। तो बेसिकली सेवार्थी को पुनर्वास के संबंध में अगर कोई काम कर रही थी तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी कर रही थी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो व्यक्तिगत समाज कार्य आया था वो आया था 1869 में। और कहाँ की बात हो रही है? यूके की बात हुई है, ठीक है, यूके। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही माना जाएगा। सोशल डायग्नोसिस नामक एक पुस्तक लिखी गई थी, मैंने इसके बारे में पढ़ा रखा है। जेन एडम्स, फ्रायड और मैरी रिचमंड और वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर। किसका नाम आप यहाँ पे देना उचित समझेंगे जरा? मैरी रिचमंड। अब मैं आप लोगों से मैरी रिचमंड के बारे में 2-3 किताबें लिखवाता हूँ, उसको आप सभी लोग ध्यान से लिख लीजिए, क्योंकि मैरी रिचमंड से हर बार जो है किताबों को लेकर प्रश्न में पूछा जा चुका है। इसलिए कॉपी पेन उठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, जितनी मैरी रिचमंड की एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है ना। तो एक तो सोशल डायग्नोसिस है, जिसको आप जानते हो 1917 में लिखा है, मतलब 1917 में पब्लिश किया गया था, सन 1917 में। बात करते हैं, एक किताब इनकी और आई थी, वो भी फेमस रही है, व्हाट इज़ सोशल केस वर्क। व्हाट इज़ सोशल केस वर्क, है ना। ठीक है, याद रखिएगा, ये किताब भी इम्पोर्टेंट रही है मैरी रिचमंड की, और ये किताब आई थी सन 1922 में। स्पष्ट हो रहा है? लिखते रहें, कॉपी पे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, बताइए एक बार। जी सर, लिख रहे हैं। हाँ, लिख लीजिए। तो ये दूसरी किताब हो गई। तीसरी किताब इनके बारे में लिखिए। इनकी तीसरी किताब थी फ्रेंडली विजिटर। क्या थी? फ्रेंडली विजिटर या विजिटिंग कह लीजिए, अमंग द पुअर, अमंग द पुअर, अ हैंडबुक फॉर
हैंडबुक फॉर, ठीक है, चैरिटी चैरिटी वर्कर्स। इतनी बड़ी किताब का नाम है ये, है ना। और ये किताब आई थी 1899 में, 1899 में, 1899 में। क्लियर हो रहा है ना। यस सर। चलिए, एक किताब इनकी आई थी चाइल्ड मैरिज। एक किताब आई, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप इसको भी ध्यान रखिएगा। चाइल्ड मैरिज आई थी एक किताब, ठीक है। मैरी रिचमंड के साथ इन एक विद्वान और थे, फ्रेड स्मिथ। उनका क्या नाम था? फ्रेड स्मिथ करके आए थे एक विद्वान, और जो है मैरी रिचमंड भी थे। इन दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखा था सन 1925 में, सन 1925 में। याद रखिएगा, ये भी किताब आप सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी फिर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक किताब इनकी मैरी रिचमंड की आई थी द गुड नेबर करके, द गुड नेबर इन द मॉडर्न सिटी, इन द मॉडर्न सिटी, ठीक है। और ये किताब जो लॉन्च की गई थी सन 1907 में, सन 1907 में। मैंने आप लोगों के 5 किताबें बता दिया है यहाँ पे मैरी रिचमंड की। जो इस साइड मैंने 3 किताबें लिखवाया है, ये तो खूब पूछा जाता है पेपर में, लेकिन ये भी चाइल्ड मैरिज को भी ध्यान रखिएगा आप लोग, और द गुड नेबर इन द मॉडर्न सिटी को भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी पेपर में पूछी जाता है, ठीक है। हो गया क्लियर? चलो, जी सर। हाँ, याद रखिएगा ये किताब पेपर में पूछा जाएगा, है ना। बात करते हैं फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के कितने अंग होते हैं। अब मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया भी है, फ्रायड के अकॉर्डिंग, है ना। व्यक्ति के यहाँ पे पूछा गया व्यक्ति के कितने अंग होते हैं। हाँ, यहाँ सही जवाब अभी आया है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जवाब बी आया है, 3 आया है। सर नाम बताना चाहेंगे? सर इदम अहम और पराम। पराम, वेरी गुड। विवो, तो सुपर विवो। हाँ, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तिगत समाज कार्य जो है व्यक्तियों की क्षमता, देखिए प्रश्न को समझिए, व्यक्तियों की क्षमता किस प्रकार प्रोत्साहित करेगी? क्या अंतःक्रिया के द्वारा, समूह के द्वारा, मनोवैज्ञानिकता के द्वारा, या सक्रिय हस्तक्षेप के द्वारा? क्या कहना उचित समझेंगे? के द्वारा सर, ए। ए आप यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा इसका सही जवाब हो जाएगा अंतःक्रिया के द्वारा ही। ऑप्शन नंबर आपका सही माना जाएगा, पहला वाला ही, ठीक है। व्यक्तियों की जो क्षमता होती है, इन क्षमताओं को अगर आपको मोटिवेट करना है तो अंतःक्रिया के द्वारा ही आप कर सकते हैं। यहाँ आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, समूह अथवा समुदाय। बात को समझिएगा, समूह अथवा समुदाय में व्यक्तियों की सहायता के लिए कौन सी प्रक्रिया मानोगे? क्या मनोसामाजिक प्रक्रिया, मनोविश्लेषणात्मक, व्यक्तिगत समाजकारी, या समाजकारी की पद्धति? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9वें नंबर का सवाल, इसका सही जवाब क्या कहेंगे आप? क्या व्यक्तिगत समाज कार्य, ध्यान से समझिएगा, जब आप व्यक्तियों की सहायता करेंगे, यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है, समझ लीजिए कि आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है कि व्यक्तियों की सहायता, और ये जो व्यक्तियों की सहायता आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है समूह भी उसमें अगर लिखा है और समुदाय भी लिखा है तो यानी इसका मतलब कि प्रश्न सही बना है। और जब प्रश्न सही है, जब समूह और व्यक्ति के रूप में काम कर रहे हैं, परंतु अगर समूह में कोई व्यक्ति है वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर उसके अंदर आ रहा है, और समुदाय में भी कोई व्यक्ति है उसके अंदर प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे उसे आप व्यक्तिगत सहायता दे सकते हैं। तो वह प्रक्रिया कहलाएगी व्यक्तिगत समाज कार्य की, फिर वो प्रक्रिया बन जाएगी व्यक्तिगत समाज कार्य की। मैंने आपको कई बार बताया है ना कि अगर मान लीजिए ग्रुप में काम कर रहा है आप, तो अगर किसी सेवार्थी के अंदर समस्या आ गई, अब आपको इंडिविजुअल उसको देख रेख करना है, तो वो प्रक्रिया बन जाती है व्यक्तिगत समाज कार्य की। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी वाला सही माना जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक सर, हाँ एक सवाल था
ये समाज कार्य की पद्धति फिर मतलब का थोड़ा बता दीजिए ना, ये भी तो हो सकता है क्योंकि कौन ये सा? व्यक्तिगत कार्य, समूह कार्य, समूह समाज कार्य की पद्धति के पद्धति अंतर्गत आएंगे क्या? पद्धति आपको तीनों बताएगी। केश वर्ग बताएगा, ग्रुप वर्ग बताएगा, कम्युनिटी वर्ग बताएगी। आपको जो समाज कार्य की पद्धति है वो तीनों बताएगी। अब आप तीन कंफ्यूज में हैं क्योंकि प्रश्न तो आपसे साफ कह रहा है कि व्यक्तिगत सहायता या व्यक्तियों की सहायता। व्यक्तियों का मतलब हो जाता है कि भाई यहाँ पे कि जो उस ग्रुप के लोग हैं, उस ग्रुप के लोगों में एक ऐसा कोई सेवार्थी हो सकता है जिसके अंदर प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो। ठीक है, तो यह कंडीशन बनी जाएगी व्यक्तिगत समाज कार्य की या वैयक्तिक समाज कार्य की। ठीक है, और पद्धति क्या होती है कि तीनों को बता देगी। और तीन मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, सवाल भी आपसे तीन नहीं पूछ रहा है, आपसे कह रहा है केवल एक के बारे में। तो एक केवल आपका व्यक्तिगत समाज कार्य के अंतर्गत आएगा। पद्धति में तीनों आ जाती है। पद्धतियाँ दो टाइप की होती है, एक सहायक होती है, एक प्राथमिक होती है। अब प्राथमिक में कौन सी पद्धति? अब ये प्रश्न है प्राथमिक पद्धति की, तो हमें प्राथमिक पद्धति की तरफ अगर हम जाएं तो भाई ग्रुप वर्क तो नहीं है, ना ही कम्युनिटी वर्क है, बचा आपके पास व्यक्तिगत। और व्यक्तिगत समाज कार्य की पद्धति आपको जो है व्यक्तियों की सहायता करती है, और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर जी सर। ऑप्शन आपका यहाँ पे पहले सी वाला सही हो जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी को किस प्रक्रिया द्वारा सेवा प्रदान करेगी? अब बताइए, सेवार्थी को किस क्रिया के द्वारा सेवा प्रदान करेगी? सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थियों को, अब आप क्लाइंट को किस क्रिया के द्वारा सेवा प्रदान करेंगे? अंतः क्रिया के द्वारा, कि गतिशील के द्वारा, कि मनोवैज्ञानिक, कि विश्लेषणात्मक? क्या आप प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से? सर मनोवैज्ञानिक क्रिया। अच्छा, मनोवैज्ञानिक अंतः क्रिया के द्वारा। और मनोवैज्ञानिक अंतः क्रिया के द्वारा देखिए, यहाँ अगर सामाजिक कार्यकर्ता किस क्रिया के द्वारा देता है जी? आवाज सही नहीं आई, फिर से बताइए। आवाज क्लियर नहीं आई। कोई बच्चा समझ पाया क्या बोला है इन्होंने? चलो अच्छा सुनो, फिर यहाँ जो क्रिया बनेगी आपको मैं बता दूं, यहाँ क्रिया बनेगी गतिशील अंतः क्रिया के द्वारा। डायनेमिक जो अंतः क्रिया होती है उसको रिप्रेजेंट करेगी। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो बी वाला सही माना जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता जो है ना, सेवार्थी को किस क्रिया के द्वारा सेवा प्रदान करेगा? तो सेवार्थी को गतिशील अंतः क्रिया, डायनेमिक अंतः क्रिया इसको बोलते हैं, गतिशील अंतः क्रिया। और गतिशील अंतः क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, सेवार्थी के साथ काम करने की प्रक्रिया को। तो सेवार्थी आपका परिवार भी है, व्यक्ति तो ऑलरेडी है भी, अन्य कोई श्रेणी भी संचालित हो सकती है, जैसे ग्रुप वर्क के अंतर्गत कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, एक आध व्यक्ति कम्युनिटी वर्क के अंतर्गत कुछ शामिल हो सकता है। तो आप ये सीधा कह लीजिए कि व्यक्ति, परिवार या अन्य श्रेणी के लोगों द्वारा या लोगों का समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में गति, जो सामाजिक गतिशीलता कहलाएगी। और सामाजिक गतिशीलता बेसिकली गतिशील अंतः क्रिया के अंतर्गत आती है ना। तो यहाँ जो सही जवाब होगा, व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना सामाजिक गतिशील या गतिशील की प्रक्रिया बन जाती है। और जब सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ कोई काम कर रहा है, सेवा प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे गतिशील अंतःक्रिया बोलेंगे, मनोवैज्ञानिक अंतःक्रिया नहीं कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो सही माना जाएगा वो बी वाला सही माना जाएगा, है ना, वो बी आपका सही माना जाएगा। कंफर्म हुआ? जी सर। अब सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में बांटा गया है। सामाजिक गतिशीलता के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। कितने? दो भाग है। किसने दिया था? सेरोकिन ने। किसने दिया था? सेरोकिन ने दो भाग दिया था। एक का नाम था हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल को शाहरुख ने या पल्लामैन ने? पल्लामैन कहाँ से यहाँ पे नाम आ रहा है? मैं सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार बता रहा हूँ मैम, ठीक है।
सोशल, अगर ग्रुप डायनेमिक की बात करते हैं हम लोग तो कर्ट लेविन का नाम आता है, ठीक है। गतिशीलता की बात करते हैं तो पल्लमैन का नाम आता है। और जब हम सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार की बात करते हैं तो पी सेरोकिन का नाम आता है। एक क्षैतिज है और एक वर्टिकल है। और वर्टिकल को क्या बोलते हैं? लंबवत कहते हैं। क्या बोलते हैं? लंबवत गतिशीलता। समझ में आ गया? क्षैतिज का मतलब होता है एक व्यक्ति, जब एक व्यक्ति का हस्तांतरण एक ही स्तर पर एक ही समूह से दूसरे समूह में जा रहा है तो वह क्या बन जाता है? क्षैतिज बन जाता है। और लंबवत क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को एक पद से ऊपर या नीचे की स्थिति पर काम करने के लिए कहा जाता है तो वह लंबवत गतिशीलता बन जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, लंबवत भी और आपको क्षैतिज भी। व्यक्तिगत समाज कार्य किन लोगों की सहायता हेतु उत्तरदायी होता है? कार्यकर्ता के लिए होगा, समूह के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए। लोगों की सहायता हेतु उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तिगत समाज कार्य किन लोगों की सहायता हेतु उत्तरदायी होते हैं? बताइए। सभी के लिए यहाँ पे कह रहे हैं। प्रश्न है लोगों की सहायता हेतु उत्तरदायित्व की बात, और उत्तरदायित्व की जो यहाँ पे बात हो रही है, ऑप्शन नंबर आपका सही माना जाएगा डी ही। कार्यकर्ता भी संचालित उसमें है, समूह भी उसमें है, परिवार भी है। तो समूह वर्ग, ग्रुप वर्क तो हो ही जाएगा। केस वर्क जो यहाँ पे कार्यकर्ता है वो सभी के साथ इन्वॉल्व रहेगा। परिवार तो आपका केस वर्क के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। किस विद्वान ने कहा है कि समाज के अनुसार प्राथमिक मूल्य जंगली फूलों की भांति राह के किनारे नहीं उगते, बल्कि या अपितु ये उन गहन विश्वासों में निहित है? यह कथन किस विद्वान का है? गाल्टन हैमिल्टन, एच पल्लमैन, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर या जेम्स एडम्स? क्या जवाब देंगे आप? जेंडर है सर, सी। जी, सी की तरफ आप जा रहे हैं। वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर। समाज कार्य के प्राथमिक मूल्य जंगली फूलों की भांति राह के किनारे नहीं उगते। प्राथमिक मूल्य जो होंगे ना वो जंगली फूलों की भांति जो है राह के किनारे नहीं उगते हैं, बल्कि गहन विश्वास में निहित होता है। जो सभ्यताओं का पोषण करता है वह कहलाता है व्यक्तिगत समाज कार्य, या आप ये कह लीजिए कि सामाजिक कार्य पद्धति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक कार्य पद्धति का ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, यही सही है। किस मूल्य के अंतर्गत यह विश्वास किया जाता है कि समूह स्वयं अपने पथ का निर्धारण करे तो उन्नति एवं विकास की उपयोगिता एवं महत्व बढ़ जाएगी? बताइए क्या जवाब देंगे? क्वेश्चन नंबर 13, बी, आत्मनिर्णय का अधिकार। आत्मनिर्णय का अधिकार। यहाँ पे आत्मनिर्णय का अधिकार पर आप प्राथमिकता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो उसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये कहता है कि किस मूल्य के अंतर्गत यह विश्वास किया जाता है कि समूह स्वयं अपने पथ का निर्धारण करे और तो वहाँ पे उन्नति और विकास की उपयोगिता, महत्व और बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो सही जवाब होगा यही सही जवाब, आत्मनिर्णय का अधिकार। तो सामाजिक समूह कार्य के अंतर्गत जो होता है ना विश्वास की अगर या उन्नति या विकास या उपयोगिता के महत्व को जो बढ़ जाती है, वो बेसिकली कार्यक्रम की सफलता के लिए समूह के सदस्यों को स्वयं कोई मार्ग अपनाना चाहिए, ऐसी कंडीशन पर आत्मनिर्णय के अधिकार को लागू करता है। यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ही होगा। आत्मपूर्णता क्या होता है? जब सामाजिक समूह कार्य का प्रमुख उद्देश्य समूह का पूर्ण विकास करना होता है तो उसके अंतर्गत कार्यक्रमों का उपयोग किया जाता है, तो जिससे सदस्यों का सर्वांगीण विकास होता है, तो वो आत्मपूर्णता कहलाती है ना। और अल्पतः विचारों की महत्व की बात करें तो बेसिकली कार्यक्रमों के निर्धारण हेतु संचालन में विचारों के अंतरों को ध्यान में रखा जाता है यहाँ पे,
तो यहाँ पे उनको मान्यता और स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो अल्पतम विचारों को महत्व देने की बात करता है। और सांस्कृतिक प्रभाव क्या होता है? सांस्कृतिक प्रभाव मतलब व्यक्ति और समूह ऐसी संस्कृति के अभिन्न अंग होते हैं जो समूह के किसी स्थिति में कार्य करने के तरीके और लगन को प्रभावित करती है। तो यहाँ सही जवाब उन्नति और विकास की उपयोगिता का महत्व बढ़ रही थी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही था, आत्मनिर्णय का अधिकार, बी। सामाजिक समूह कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकता है? विकास की, पूर्ण विकास की, सामाजिक परिवर्तन की, एकता स्थापित करना। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब? पूर्ण विकास, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। सामाजिक समूह कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पूर्ण विकास, है ना। बेसिकली अगर हम बात करें आप लोगों से समूह कार्य से क्या लाभ हमें अगर बात करें हम समूह कार्य क्यों करते हैं, इससे हमारा क्या बेनिफिट है समूह कार्य से, कोई बताना चाहेंगे? समूह कार्य से क्या लाभ है? समूह कार्य से व्यक्तियों के मध्य जो है परस्पर मेलजोल होता है, ये एक तो लाभ होगा। परस्पर मेलजोल होगा कि नहीं होगा बताइए? परस्पर मेलजोल होगा, मेल जोल होगा, एक तो लाभ ये मिलेगा। दूसरा लाभ ये कि अनुभव और ज्ञान का लाभ होगा, अनुभव और ज्ञान का लाभ होगा, ये दूसरा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो विभिन्न गुणों को सीखना होता है, विभिन्न गुणों को सीखना भी होता है, तो ये भी हमें लाभ मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें परिवर्तन लाने की बात भी होता है, तो परिवर्तन लाना भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा समूह कार्य का लाभ में ही, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सामूहिक कार्यवाही को परिवर्तित करती है। तो कार्यवाही को क्या करती? कार्यवाही का मतलब क्या होता है? क्रिया होता है, क्रिया का मतलब एक्शन होता है ना। तो कार्यवाही को परिवर्तित करती है और फिर उसके बाद समस्याओं का समाधान भी करती है, ये तो आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद सामाजिक परिवर्तन लाती है, ये भी आपको मालूम है, सामाजिक परिवर्तन भी। और विभिन्न भूमिकाओं के लिए तैयार करना या तैयार होना, ये भी करती भूमिका में, रोल में। और फिर सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान भी करती है। और अकेलेपन पर काबू भी किया जाता है, अकेलेपन पर काबू किया जाता है, अकेलेपन पर काबू करना भी ग्रुप वर्क का ही एक प्रकार से महत्व की बात करता है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 15, डैश विषय का संबंध व्यवहार से जुड़ा हुआ नहीं माना जाता है, बताइए। भौतिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र, व्यवहारिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। क्वेश्चन बहुत सरल है। भौतिक शास्त्र। भौतिक, राजनीतिक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर अगर मैं 15 की बात करूं, क्या आप राजनीतिक कहेंगे? मैं आपको बता दूं, जब भी सोशल वर्क में प्रश्न आए राजनीति किसी ऑप्शन में लिखा रहे तो उसको बेझिझक काट दो, उसको बेझिझक काट दो राजनीति को, है ना। तो ध्यान रखिएगा, डैश कह रहा है विषय का संबंध व्यवहार से जुड़ा हुआ नहीं है। राजनीति शास्त्र व्यवहार से कहाँ जुड़ा हुआ है ना। व्यवहारिक तो जुड़ा ही है, समाज भी जुड़ा हुआ है, भौतिक भी जुड़ा ही है। ऑप्शन नंबर जो डी है यही सही माना जाएगा। बात सही है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताइए एक बार। सर नहीं आया। यस सर। अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं, बताता हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए, चाहे समाज कार्य में केस वर्क हो या ग्रुप वर्क हो या कम्युनिटी वर्क हो, पहली बात तो ये ध्यान होना चाहिए आप लोगों को, पॉलिटिक्स या राजनीति से संबंध में कोई भी प्रश्न में अगर ऑप्शन में होता है तो उसको आप काट दीजिए, क्योंकि हमसे सवाल ये कहता है भी या तो व्यवहार के बारे में अध्ययन करेगा, या तो मान लीजिए उसकी सहायता करेगा, समस्याओं को या तो सुलझाएगा, या संरचनात्मक कार्यों को क्या करेगा, एक्टिव करेगा, सही तरीके से सक्रिय रूप से भूमिका निभाएगा। और ये प्रश्न आपसे ये है, सिंपल सा सवाल है कि डैश विषय पर संबंध व्यवहार से जुड़ा नहीं है। तो संबंध व्यवहार से नहीं जुड़ा है, केवल राजनीति शास्त्र नहीं जुड़ा हुआ है, राजनीति शास्त्र नहीं जुड़ा हुआ। राजनीति शास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, या हम सिंपल सी बात करें, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई जरा राजनीति शास्त्र का हमें वो बताइए परिभाषा, तो क्या बताना चाहेंगे आप लोग? राजनीति शास्त्र बताइए, क्या बोलेंगे?
नहीं पता। जो राज की नीतियों के बारे में बताते हैं। हाँ, ये आपने सही साधारण शब्दों में बताया कि राजनीति शास्त्र में सिंपल सी बात है, ये वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से होता है, या आप ये कह लीजिए जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है ना। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि राजनीति शास्त्र सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण से उत्पन्न तनाव और संघर्ष का अध्ययन कराने वाले विषय हैं। बेसिकली राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र की अगर हम बात करते तो हम व्यवहारों का अध्ययन नहीं करते हैं उनमें, और ये बात सत्य है। अरस्तु इसके जनक कहे जाते हैं। राजनीति अरस्तु के बारे में अगर परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। डी आपका करेक्ट माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, समस्या समाधान के लिए किसका अध्ययन आवश्यक होता है। अब समस्या समाधान करना है, सेवार्थी का हो या ग्रुप या कम्युनिटी, क्योंकि प्रश्न में नहीं दिया गया है कि केस वर्क करोगे, ग्रुप वर्क करोगे, कम्युनिटी वर्क करोगे। तो बताइए जरा, विचार लगाएंगे, संस्कृति लगाएंगे, भावना लगाएंगे कि आवश्यकता लगाएंगे, क्या लगाएंगे। अध्ययन आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 16 की आपकी बात करूं तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा संस्कृति का होगा। संस्कृति इज द राइट आंसर होगी। कैसे, कोई स्पष्ट करना चाहेंगे कि समस्या समाधान के लिए किसका अध्ययन आवश्यक है, किसका अध्ययन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, बताइए। समस्या समाधान के लिए संस्कृति की आवश्यकता है। अब ये आप ध्यान रखिएगा, कारण ये है कि संस्कृति मैंने जो शब्द जोड़ा है वो बेसिकली सामाजिकरण को रिप्रेजेंट किया है ना, सामाजिकरण को। तो मनुष्य अपना जो विकास और उन्नति करता है तो उसे संस्कृति, मतलब सबसे ज़्यादा सिंपल तरीके से अगर हम बात करें तो वो संस्कृति एक माध्यम है, संस्कृति एक माध्यम है। तो संस्कृति के अनुकूलन का जो गुण होता है तो वो ये बताता है कि समय के साथ साथ आवश्यकता के अनुरूप अनुकूलित हो जाना। तो संस्कृति समाज के वातावरण और परिस्थिति के अनुसार होती है। जब वातावरण और परिस्थिति में परिवर्तन होता है तो संस्कृति भी उसके अनुसार अपने को ढाल लेती है। और यही सही जवाब है कि समस्या समाधान के लिए हम संस्कृति का अध्ययन करना आवश्यक होता है। हमें संस्कृति का अध्ययन करना हमें आवश्यक होता है। अब संस्कृति अगर कोई पूछेगा तो सिंपल सी बात है कि आप ये कह देना कि संस्कृति में आदर्श, विचार, भौतिक साधन, भावना, शुद्ध मूल्य, सामाजिक रीति रिवाज जो किसी भी समाज में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलती है, उन्हीं के सामूहिक रूप में जो संचयन की प्रक्रिया होती है वही संस्कृति कहलाती है, वही संस्कृति कहलाती है। तो ये संस्कृति की परिभाषा होगी, है ना। किसी समूह के कार्य करना और विचार करने के सभी तरीकों का नाम ही संस्कृति है ना। समूह के कार्य करना और विचार करने की सभी तरीके का नाम जो है वो संस्कृति है, याद रखिएगा, संस्कृति। और संस्कृति जो है भौतिक संस्कृति होती है, एक अभौतिक होती है। जो भौतिक संस्कृति होती है वो बेसिकली दैनिक क्रियाकलापों में आती है, और जो अभौतिक संस्कृति होती है वो समाज के विभिन्न रीति रिवाज, रूढ़ी, विधि, कला, ज्ञान, धर्म आदि में आती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा, ठीक है। किसका विकास के लिए आवश्यक अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। विकास के लिए परिवर्तन, प्रतिफल, स्वीकृति या आत्मपूर्णता। विकास के लिए बताइए कौन सा अंग महत्वपूर्ण है। परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, परिवर्तन ही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप कितने प्रकार की शक्तियाँ प्रकट होती हैं? सामाजिक अंतःक्रिया, ध्यान रखिएगा, है ना, सामाजिक अंतःक्रिया परिणाम स्वरूप कितने प्रकार की शक्तियाँ प्रकट होती हैं? बताइए। दो। कौन कौन सी, अगर आप दो बता रहे हैं तो? क्वेश्चन नंबर 18 का, ओके, बताइए। सर ऐसे ही बोला, सवाल नहीं बहुत पता है इसका, ये मुझे अच्छा, तुक्का मारा पीछे है वाला आपने। आपने बताया था। ओके, हाँ जी हाँ जी। चलिए। सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप कितने प्रकार की शक्तियाँ प्रकट होती हैं? सही जवाब इसका दो ही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंतर्गत आती कौन कौन से हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को यहीं पे बता देता हूँ। सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत अगर जब भी कभी आप लोगों से पूछा जाए तो बेसिकली इसके कई एग्जाम्पल हैं, कई प्रक्रियाएं होती हैं। तो पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि सामाजिक अंतःक्रिया जो सामाजिक प्रक्रिया से अलग पहचान रखती है, ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? जो सामाजिक प्रक्रिया से अलग पहचान रखती है। मूर्त, वास्तविक और वार्तालाप, सामाजिक संपर्क आपसी संबंधों पर आधारित है। तो आपसी प्रभाव की एक प्रणाली में एक साथ बंधे हुए एक सामाजिक सदस्यों के परस्पर अंतःक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है। सामाजिक अंतःक्रिया तो भाषा के द्वारा उसके जो सभी सामाजिक क्रियाकलाप हैं और मनुष्यों के जो सामाजिक प्राणी होने के नाते उसी के आधार पर भाषा ही विचार जो भावना है, इच्छा है, आकांक्षा है, वो प्रकट होने लगती है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही जवाब माना जाएगा आपका वो दो माना जाएगा, एक मूर्त के रूप में आता है, एक अमूर्त के रूप में आता है। एक मूर्त के रूप में आता है, एक अमूर्त के रूप में आता है। सामाजिक अंतःक्रिया के दो रूप। तो इसका सही जवाब जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट जवाब रहेगा, पहला वाला दो। अगर जब हम सेरोकिन की बात करते हैं तो सामाजिक गतिशीलता की बात होती है, वहाँ पे नाम आता है दो ही। तो दो टाइप के बताने वाला कोई विद्वान था, तो वही थे, उनका नाम था सेरोकिन, जिन्होंने बताया था एक हॉरिजॉन्टल और एक बताया था वर्टिकल। ठीक है, याद रखिएगा ये भी दोनों। तो क्लियर है, बता दीजिए। जी सर। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए और नेक्स्ट सवाल है ना। व्यक्ति जन्म से ही निर्बल प्राणी है, उसमें आशा या विश्वास का संचार कहाँ से होता है? ठीक है, आप बताइए। सर सभी से। एक मिनट। व्यक्ति जन्म से निर्बल है, व्यक्ति जन्म से इसमें निर्बल प्राणी है, उसमें आशा एवं विश्वास का संचार कहाँ से होता है? देखिए, संगठनात्मक क्रिया के द्वारा नहीं, विघटनात्मक क्रिया के द्वारा भी नहीं, उपयुक्त सभी में डी दे रखा है। व्यक्तिगत सहायता से, व्यक्तिगत सहायता तो हो तो जाएगा, आशा और विश्वास का जो संचार होता है यहीं से वो उभर के आता है। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब आपका जो माना जाएगा ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा, व्यक्तिगत सहायता से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी से करेक्ट नहीं है। विघटन आपको पता होना चाहिए, ये विखंडन की बात करता है ना। हाँ जी सर, वो देखा नहीं मैंने। हाँ जी, सही कह रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है कि जो व्यक्ति मनोसामाजिक अथवा या तथा सांवेगिक सहायता हेतु संस्था में आता है उसे डैश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब होगा कि जो व्यक्ति मनोसामाजिक और सांवेगिक सहायता हेतु संस्था में आएगा
वह सेवार्थी कहलाता है, वो सेवार्थी कहलाता है। और कार्यकर्ता किसे कहते हैं? कार्यकर्ता किसे कहते हैं? सोशल वर्कर को सर जिसके द्वारा सेवा लेता है, जो सेवा करता है। सेवा करता है। हाँ, जो सेवा करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक हम अगर कोई हमसे पूछे कि कार्यकर्ता किसे कहते हैं, तो कार्यकर्ता में आप कह सकते हैं विशेष रूप से कि एक व्यक्ति जो सेवार्थी के शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, ठीक है, उसके जीविकापार्जन के लिए उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है, वो सामाजिक कार्यकर्ता या कार्यकर्ता कहलाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्ति समाज की मूल इकाई है, उसका संपूर्ण जीवन किससे संचालित होता है? नियम से, सामाजिक परिवेश से, विचारों से या संस्कृति से? क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। सामाजिक परिवेश से सर। यही सही जवाब है कि व्यक्ति समाज की मूल इकाई है और उसका संपूर्ण जीवन किससे संचालित होता है? सामाजिक परिवेश से। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। सर संस्कृति से। संस्कृति कैसे? व्यक्ति जब समाज की मूल इकाई है, व्यक्ति जो है समाज की मूल इकाई है, तो उसका संपूर्ण जीवन किससे संचालित होगा? सामाजिक परिवेश अहम भूमिका निभाएगा कि संस्कृति? सामाजिक परिवेश। देखिए, जो सामाजिक परिवेश है ना मैम, वो समाज की मान्यता, रीति रिवाज, व्यवहारों का योग है ना, व्यवहारों का योग है। तो सामाजिक परिवेश में वे समूह शामिल हैं जिनसे हम संबंधित हैं, वे पड़ोस जिसमें हम रहते हैं, हमारे कार्यस्थल का जो संगठन है, नीतियां हैं जो हम अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए बनाते हैं, वह सामाजिक परिवेश कहलाता है, वही सामाजिक परिवेश कहलाता है। तो व्यक्ति का सामाजिक परिवेश ही उसका समाज होता है, व्यक्ति का सामाजिक परिवेश ही उसका समाज होता है। जैसे इसमें शामिल हो सकता है शिक्षक, संबंधी, मित्र, पड़ोसियों, माता पिता, परिवार के सदस्य, विद्यालय। ये क्या हो सकते हैं? ये सामाजिक परिवेश के सदस्य हैं, ये सामाजिक परिवेश के सदस्य हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सही रहेगा बी, ना कि हाँ, सामाजिक परिवेश, ना कि बी। सी सर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है ना, सामाजिक परिवेश। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वैयक्तिक समाज कार्य किसे विमुक्त किए जाने से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, विमुक्त, यहाँ पे जो जवाब है आपका विमुक्त है ना, विमुक्त किए जाने से संबंध, बताइए क्या हो सकता है ये? आजाद, स्वतंत्र। विमुक्त का मतलब क्या होता है? सर सी आएगा, अच्छा, व्यक्ति की क्षमता तो बढ़ाएंगे ना सर। तो वैयक्तिक समाज कार्य किसे फ्री किए जाने से संबंधित है, या आप ये कह लीजिए विमुक्त किए जाने से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 20, का क्या मतलब होता है? विमुक्त का मतलब होता फ्री कर। स्वतंत्र, छोड़ देना, छोड़ा गया, आज़ादी, हाँ, फ्री। सर क्षमता, फिर व्यक्ति की क्षमता आना चाहिए। देखिए, सामाजिक परिवेश, वातावरण, व्यक्ति की क्षमता, हाँ, यहाँ पे जो विमुक्त की अगर हम बात करते हैं ना मैम, ये आपका सारे के सारे सही यहाँ पे है। और विमुक्त का अर्थ भी आपको क्या बताता है? विमुक्त का अर्थ बताता है अच्छी तरह से मुक्ति, जो बंधन से अलग हुआ हो, है ना, जो बंधन से अलग हुआ हो। तो व्यक्तिक समाज कार्य किसे
कहता है कि भाई विमुक्त करने से संबंधित है। विमुक्त करने से भाई सामाजिक परिवेश भी है, व्यक्ति की क्षमता भी है और वातावरण भी है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। उपर्युक्त तो सभी के सभी सही है ना। 23 देखिए, व्यक्तिक समाज कार्य व्यक्ति तथा समाज के बीच किस प्रकार का संबंध बनाता है। अब देखिए, व्यक्तिगत समाज कार्य तो है ही है, एक तो व्यक्ति है प्लस में आपका समाज है, तो इन दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध बना रहा है। समतापूर्ण, विवेकशील, व्यवहारिक या व्यक्तिगत। देखिए, आपका व्यक्तिगत तो होगा नहीं, व्यक्ति और समाज के बीच में किस प्रकार का संबंध है, व्यक्तिगत तो होगा नहीं, विवेकशील भी नहीं होगा, बचा व्यवहारिक और समानता। व्यवहारिक कट जाएगा, ठीक है, व्यवहारिक क्रिया आपकी कट जाएगी। व्यक्तिगत समाज कार्य में जब हम व्यक्ति की बात करते हैं तब आता है व्यवहारिक। व्यक्ति और समाज के बीच की बात कर रहे हैं तो समतापूर्वक की बात होती है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ध्यान रखिएगा, अनुकूलन मैंने एक ट्रिक बता चुका हूँ आपको। दूसरा ट्रिक मैंने आपको बताया है अभी अभी, एक और क्या नाम लिया था उसका, अभी मैंने बताया था ना, उसकी हिंदी थी, क्या नाम था ये, ऊपर सवाल था, सवाल ऊपर था, अनुस्थापन, अनुस्थापन है ना। हाँ, अनुस्थापन। और दूसरा ट्रिक यहाँ पे रख लीजिए आप लोग, व्यवहारिक। ये भी ऑप्शन में जहाँ आता है ये भी सही। हाँ, व्यवहारिक, सॉरी व्यवहारिक नहीं, समता, समता, समतापूर्ण हो गया। हाँ, अवसर भी आपका है, अवसर भी है, ट्रिक है ना, अवसर भी है। समतापूर्ण आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किसी व्यक्ति के मूलभूत मतलब बुनियादी होता है, मूलभूत लक्षण में किसे शामिल किया जाता है। जैविक मूल्य को, जरूरत, मानसिक जरूरतों को, कि व्यक्ति की क्षमता की, उपयुक्त सभी। बोलिए। किसी व्यक्ति की बुनियादी लक्षण में किसे शामिल करेंगे। मानसिक जरूरतें, व्यक्ति की क्षमता, जैविक मूल्य। देखिए, किसी व्यक्ति की लक्षण में किसको शामिल करेंगे बताइए। सभी आएगा सर, सभी, बिल्कुल। ये भी आ सकता है और ए भी मानसिक, अगर बुनियादी बोल रहा है तो मानसिक भी आ जैविक मूल्य, जैविक मूल्य क्या हो सकता है। जैविक मूल्य में अगर हम बात करें, क्योंकि मूलभूत लक्षण में तो भाई जाहिर सी बात है हम वृद्धि वगैरह की बात कर सकते हैं, जैविक गुणवत्ता की बात कर सकते हैं, है ना। अच्छा, जैविक गुणवत्ता वगैरह के लिए इसलिए बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा इत्यादि जैसी चीज़ें देखने को मिलेगी हमें। वो बेसिकली क्या बताता है, वो जैविक मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो वो प्रोटीन सही है, गुणवत्ता की मापन प्रोटीन है। अब प्रश्न है कि व्यक्ति की मूलभूत लक्षण, तो इससे पता चलता है कि जैविक जो मूल्य होता है वो बेसिकली आपको ये भी चीज़ें बताने शुरू कर देगा, एक पौष्टिक आहार वगैरह को लेकर, ताकि शरीर में जो उपभोग या जो प्रोटीन, जो कार्बोहाइड्रेट, जो विटामिन्स वगैरह है वो सही तरीके से ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक, उसके पास कोई बीमारी है या नहीं है, ठीक है। तो हम वहाँ पे विटामिन आहार के कुछ आवश्यक जो सहायक खाद्य कारक होते हैं उसको भी देखते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा जल में घुलनशील बी और सी ऐसे विटामिन हैं, बाकी जितने विटामिन हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जैविक मानसिक ज़रूरतें भी आ जाएगी और आपकी अगर हम बात करें व्यक्ति की क्षमता भी आ जाएगी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट रहेगा, है ना। पर्सन इन इन्वायरमेंट फिट के अध्ययन में किससे शामिल नहीं किया गया है। मैंने 4 टाइप आपको बताया था, एक तो पीओ बताया था, एक पीजे बताया था, एक पीजी बताया था और एक पी बताया था। तो कौन सा इसमें नहीं होगा बताइए जरा। पीके सर, पीके, हाँ पीके नहीं है, यही पीओ से मालूम है क्या होता है, कौन सा मॉडल है ये, व्यक्ति और संगठन का है।
व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशन यानी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले के बीच में जो गुणवत्ता का संबंध होता है, जो उसे एक संगठन से जुड़े रहने को प्रेरित करता है। यदि कोई संगठन चाहता है कि उसके लोग उससे जुड़े रहें, तो वह उन्हें बेहतर अवसर और सुविधाएं मुहैया करवाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर व्यक्ति और संगठन की भूमिका आती है ना, संगठन की भूमिका आती है। और जब हम बात करते हैं पी और जे की, तो यहाँ रोजगार है ना, और व्यक्ति और रोजगार या रोजगार तथा काम के प्रति संतुष्टि को दर्शाता है, ताकि कोई कार्य को छोड़ा ना जा सके। और एक है पी और जी, जहाँ आपसे बताता है कि व्यक्ति जो है समूह के साथ काम करेगा, तो समूह से कोई ना कोई चीज़ें वो सीखेगा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कौन सा नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं था। पर्सन इन इन्वायरमेंट फिट का जो सिद्धांत है, मुख्यतः संगठन और व्यक्ति के मध्य किस प्रकार का संबंध स्थापित करता है? अंतःक्रियात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक और वैयक्तिक। सकारात्मक संबंधों को अंतःक्रिया के रूप में व्यवस्थित करता है। सही जवाब आपका आया है, ठीक है, यही बढ़िया है। ऑप्शन नंबर आपका सकारात्मक बी वाला करेक्ट रहेगा। वैयक्तिक समाज कार्य का मूल भावना क्या हो सकती है? मानवतावादी, जन कल्याण, ए बी या व्यक्तिगत? दोनों होगा सर, मानवतावादी भी होगा, जन कल्याण भी। ओके, तो व्यक्तिगत क्वेश्चन ऑप्शन डी। व्यक्तिगत। तो यहाँ पे सही जवाब होगा मानवतावाद भी होगा और जन कल्याण होगा, व्यक्तिगत नहीं होगा, ठीक है। वैयक्तिक समाज कार्य की जो बेसिक भावना है वो जन कल्याण और मानवतावादी पर है, व्यक्तिगत नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। सर पर अपन व्यक्तिक समाज कार्य में पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करते हैं तो तुम कि व्यक्ति की प्रश्न को क्यों समस्या नहीं पढ़ रहे हो भाई? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, समझो। हम जानते हैं कि ग्रुप वर्क में लोग होंगे, कम्युनिटी वर्क में कम्युनिटी के किसी बस्ती के लोग होंगे, केस वर्क में व्यक्तिगत समाज कार्य में एक व्यक्ति होगा कोई, है ना। हम तो यही जानते हैं और सभी लोग यही जानते हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत समाज कार्य में जो मूल भावना होती है, उस व्यक्ति के संबंध में जन कल्याण के परिप्रेक्ष्य से ही तो हमारा उद्देश्य होता है, मानवतावादी पे आधारित होता है, ठीक है। ए और बी पे हम काम करेंगे, आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। व्यक्तिगत आपका ये कहना ठीक है कि आप व्यक्तिगत काम अगर कर रहे हैं केस वर्क में, अगर एक व्यक्ति है तो आप उसको कह सकते हो कि व्यक्तिगत काम कर रहे हो। वो आपकी मूल भावना थोड़ी है कि ये मेरी मूल भावना है, व्यक्ति है तो उस पर काम करना है। आपकी मूल भावना है कि उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ देना, उसको आत्मनिर्भर बना देना, उसका जन कल्याण करना, है ना। वो जब आप समाज की मुख्य धारा से जोड़ेंगे तो आपका मोटो तो जन कल्याण से जुड़ा हुआ, मानवतावादी से जुड़ा हुआ है, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, ना कि व्यक्तिगत सही रहेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। वैयक्तिक समाज कार्य एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग मानव संस्थाएं करती हैं, बात सही है, ताकि व्यक्तियों की सहायता की जा सके। या विचार किस विद्वान का है? बताइए, सवाल बहुत सरल है, मैंने पढ़ा रखा है। मैरी रिचमंड नहीं, तुक्का मत मारिए। व्यक्तिगत समाज कार्य एक प्रक्रिया है यानी प्रोसेस है जिसका प्रयोग मानव संस्था करती है यानी प्लेस करती है, ताकि व्यक्ति पर्सन, हाँ 4P हो जाएगा और यहाँ पर व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सहायता की जा सके, तो यानी एक प्रकार से जो सहायता करने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी समस्याओं पर वो समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है ना। तो उसकी समस्याएं छिपी हुई हैं इसकी परिभाषा में, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो 4Ps के नाम से यहाँ पे ऑलरेडी अपने परिभाषा में दिया है। H पल्लमेन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। व्यक्ति जो है वैयक्तिक समाज कार्य के अंतर्गत किन घटकों का क्रम शामिल है? देखिए, एक तो आपको मालूम है कि पहले प्रॉब्लम, अच्छा पहले समझ लीजिए, पार्लियामेंट में सबसे पहले आती है भाई, सबसे पहले क्या आता है? पर्सन आता है ना। फिर उसके बाद फिर देखते हैं, फिर उसके बाद पर्सन के बाद जब आती है तो उसके बाद आपका आता है
उसके बाद आपका आता है, एक मिनट, उल्टा नहीं दिया गया इसमें, आइडेंटिफाई कर सवाल ही गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पर्सन आएगा, पर्सन के बाद क्या आता है, प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम के बाद प्लेस आता है, और प्लेस के बाद प्रोसेस। प्रोसेस आता है। तो ध्यान रखो ये सही क्रम है, यही सही क्रम है। प्रश्न में कि घटकों का क्रम को शामिल करना, घटक नहीं, यहाँ पे हमें उसके घटकों की पहचान करनी थी। क्या करनी थी, पहचान। तो देखिए आप समाज तो नहीं है, उसने समाज के बारे में बोला नहीं है, ना ही ज्ञान के बारे में बोला है। ठीक है, समाज, समस्या, उपचार, समाज, फिर आ गया समाज, समाज तो बोला नहीं है, समस्या अध्ययन भी नहीं बोला है, काट दो, उपचार भी नहीं बोला है, अध्ययन भी नहीं बोला है, फिर उसके बाद समस्या, अध्ययन, उपचार, प्रक्रिया, इसमें से कुछ नहीं। यहाँ पर अगर बात करें तो एक देखो, पहचान अगर हम करें तो पहचान ये कर सकते हैं, है ना, पहचान यही सही है। ठीक है, लेकिन इसका जो क्रम है, पहले व्यक्ति आता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या आता है, समस्या आती है, फिर उसके बाद क्या आता है, स्थान आती है, फिर उसके बाद प्रक्रिया आता है। ये आपका क्रम सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी थी, मतलब पहचान करना था। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, समस्या का तात्पर्य किसी का सामना करने से या करने में, समझाने में या निपटाने में हो सकता है। यह कथन किसने दिया है, समस्या का तात्पर्य बताया गया, मतलब समस्या को परिभाषित कर दिया। तो समस्या का मतलब है किसी का सामना करने में, सुलझाने में, निपटान करने या निपटान में आने वाली जो मुश्किलें से है, जहाँ समस्या का अर्थ यह है कि अवरोध, चिंता आदि का स्रोत हो सकता है, समझ में ना आने वाली मुश्किलें हो सकती हैं, या नापसंदी या प्राप्ति की भावना, कुछ भी हो सकता है समस्या। तो एक यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये परिभाषित की गई थी समस्या को, परिभाषा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मेरियम वेबस्टर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने समस्या की परिभाषा यही बताई है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही जवाब रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए कि सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य प्रणाली में सेवार्थी को सहायता प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, समस्या का कि व्यक्ति का, स्थान का कि प्रक्रिया का, बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, समस्या, यहाँ स्थान नहीं कहना उचित रहेगा कि व्यक्तिगत समाज सेवा कार्य प्रणाली में सेवार्थी की सहायता प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, स्थान की कि समस्या की, स्थान की। सर तो समस्या नहीं होगी तो फिर अरे भाई क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। समस्या, पहले सवाल नहीं पढ़ते हो आप अच्छे से, फिर से पढ़ो। सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य, ठीक है, अब ये केस वर्क पर आधारित सवाल है। कार्य प्रणाली में सेवार्थी को यानी क्लाइंट को सहायता प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता है, तो स्थान की आवश्यकता है कि समस्या की। हाँ सर आ गया, स्थान की। तब अब उसके अंदर समस्या नहीं अगर होगी तो तुम लोग क्या करना, समस्या पैदा करना है। तुम समस्या में हो, जब तक तुम समस्या में आओगे नहीं तब तक हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे नहीं, तुम समस्या करो। ऐसा गलत है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, है ना, स्थान की जरूरत पड़ती। सवाल अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 32 कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य में एक विशिष्ट परिणाम होता है, स्पेसिफिक परिणाम होता है, तो किसमें प्राप्त होता है। देखिए परिणाम की बात हो रही, रिजल्ट की, क्या समस्या में, स्थान में, प्रक्रिया में कि समाज में, किसमें आपको विशिष्ट परिणाम किसमें प्राप्त होगा, विशिष्ट परिणाम प्रक्रिया में। प्रक्रिया इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा कि जो सामाजिक व्यक्तिक कार्य में प्रक्रिया है उसका मतलब है ऐसी घटनाओं से जिसमें एक विशिष्ट परिणाम प्राप्त होता है और इन दोनों के बीच में एक संबंध होता है ना। तो घटनाओं और परिणामों के बीच यदि तादात्म्य नहीं है तो वह प्रक्रिया भी नहीं है, हो ही नहीं सकती। और जैसे कि हम सब जानते भी हैं कि सोशल केस वर्क में, कार्यप्रणाली में
व्यक्ति की सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, ऐसी कंडीशन पर हम प्रक्रियाओं को एक विशेषताओं के रूप में जब उल्लेखित करते हैं तो हमारे सामने प्रक्रिया जो है कुछ इस तरीके से बन के आ जाती है। फिर अध्ययन, निदान, उपचार, है ना। फिर उसके बाद मूल्यांकन इत्यादि जैसी प्रक्रियाएं आती हैं, वो संचालित हो जाती हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य की प्रक्रिया में किसे शामिल किया जाता है? अब देखिए, ये बेसिकली विशेषताएं हैं। क्या है ये? विशेषताएं हैं। और ये विशेषताएं किसकी हैं? प्रक्रियाएं की विशेषताएं हैं। और ये किसने दिया है? पार्लियामेंट ने दिया है। अब इसने 4 विशेषताएं बताई हैं। एक तो बताया है घटनाओं का पुनरावृत्ति, और एक इन्होंने बताया है घटनाओं की निरंतरता, एक घटनाओं का परिणाम, और घटनाओं का संबंधित होना। घटनाओं का संबंधित होना, ये 4 हैं इनकी विशेषताएं। ठीक है, प्रक्रिया में शामिल की है। सही अनुक्रम का पहचान करिए। 34 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा चुका है पेपर में, सवाल ये है ना। 34 आपके सामने। इसका सही जवाब होगा पूर्वानुमान पहले नहीं आता है, अध्ययन के बाद आता है, फिर निदान, फिर उपचार। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। निदान भी पहले नहीं आता है, ठीक है, और निदान के बाद पूर्वानुमान नहीं आता है, तो ऑप्शन तीनों कट गए, बचा ए। ठीक है भाई, ये तो मालूम ही होगा, पहले अध्ययन होता है, निदान होता है, उपचार होता है, और अध्ययन के बाद ही पूर्वानुमान होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा केस कार्य का सिद्धांत नहीं है? गोपनीयता है, व्यक्तिकरण का सिद्धांत है। अब बताओ, मूल्यांकन होगा कि विशिष्ट होगा? हाँ, मूल्यांकन तो है ही है, मूल्यांकन का सिद्धांत तो लागू होता ही है, कॉमन है। तो विशिष्ट उद्देश्य वाला है। विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत जो है ना, सामाजिक समूह कार्य में है। सामूहिक, हाँ, सामाजिक सामूहिक कार्य के अंतर्गत आता है ना। सद्विवेक की पहचान किस में होती है? इदम में, ईगो में, कि सुपर ईगो में, कि सभी में होती है सद्विवेक? बहुत सरल सवाल है। सुपर ईगो में होती है। बहुत बढ़िया आपने जो जवाब दिया है, सुपर ईगो में होती है सद्विवेक की पहचान, है ना। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। जो इदम है, यह एक ऐसी शक्ति का प्रयोग करता है जो व्यक्ति को सुख प्रदान करने में सहायक होता है। अब सुख है, सुख देगा ये, है ना। और ईगो में ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है ना। संतुलन को बनाए रखता है, ये मानसिक संतुलन को बनाए रखना मस्तिष्क को। और सुपर ईगो व्यक्ति की उस शक्ति का द्योतक होता है जहाँ पे सामाजिक मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करने के नियंत्रण करता है। तो सामाजिक मान्यता आ जाती है तो सुपर ईगो के अंतर्गत आ जाता है। 37 में देखिए, क्या 1937 में गार्टन हैमिल्टन की पहली लेख का नाम यही था? बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशल केस वर्क पढ़ाया था। हाँ, नहीं पता, भूल गए, सही है ये। हाँ, 1995 में गार्टन हैमिल्टन ने दूसरा लेख लिखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल वर्क। हाँ, अरे भाई, कहाँ लिखा था? 1941 में लिखा था कि 1995 में लिखा था? 4 साल बाद तो ही लिखा था। तो ये गलत है कि सही है? गलत है सर, पहला। हाँ, पहला सही है, दूसरा गलत है। 37 का जो सही जवाब चला जाएगा वो केवल पहला सही जाएगा। 38 देखिए, बहुत व्यक्तियों की सहायता का उपचार किया जाता है। सेवार्थियों की समस्या का उपचार किया जाता है। सॉरी, बताइए। देखिए, व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता जो है सेवार्थी के पर्यावरण का अशोधन मतलब परिमार्जन होता है ना, परिमार्जन, मॉडिफिकेशन। और व्यक्तिगत समाज कार्य साक्षात्कार के माध्यम से सेवार्थी का उपचार करता है। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। विचार करो जरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। व्यक्तिगत कार्यकर्ता की सेवार्थी की प्रगति के साथ साथ कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। क्या बात सही है?
भाई व्यक्तिगत कार्यकर्ता की सेवार्थी की प्रगति के साथ साथ कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। ये देखो, अरे भाई मैं कह रहा हूँ सोशल वर्कर आप जब सेवार्थी की प्रगति के साथ साथ कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए, किस चीज़ की योग्यता होनी चाहिए? सही है गलत है बताओ जरा, एक बार समझो और फिर बताओ। मैं आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, कह रहा हूँ कि कार्यकर्ता की, ठीक है, कार्यकर्ता की सेवार्थी की प्रगति के साथ साथ कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। सेवार्थी की प्रगति के साथ साथ कार्य करने की किस चीज़ की योग्यता होनी? गलत है ये तो। सर वो अगर मतलब उसमें जो सेवार्थी होगा ना, उसकी हम समस्या का समाधान कर रहे हैं और उससे आगे कुछ प्रोग्रेसिवली हो रहा है उसके साथ साथ, तो उसको आगे अंडरस्टैंड करने की योग्यता भी तो होनी चाहिए ना। कार्य सेवार्थी व्यक्तिगत कार्यकर्ता की, आप हो कार्यकर्ता, ठीक है, सेवार्थी की प्रगति, मैं हूँ मान लो सेवार्थी, ठीक है। अब व्यक्तिगत कार्यकर्ता के साथ साथ व्यक्तिगत कार्यकर्ता की आपकी सेवार्थी की प्रगति के साथ साथ कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। सेवार्थी की प्रगति के साथ साथ कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। तो कार्यकर्ता की योग्यता होनी चाहिए या जी सेवार्थी सर, की? कार्यकर्ता की, सेवार्थी की तो प्रगति हो रही है ना, पर उसके साथ कार्य साथ करने की योग्यता होनी चाहिए। कार्यकर्ता की मान लो सेवार्थी की प्रगति के साथ साथ कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। तो किस चीज़ की योग्यता होनी चाहिए? जो भी उसका अच्छा काम अच्छा, मतलब ठीक, समस्या मान लो आगे कौशल हो सकता है, कौशल हो, ज्ञान हो, है मान लो, कुछ ठीक हो। ठीक, कौशल हो, ज्ञान हो, टेक्निक हो, सिद्धांत हो, चलो ठीक है। तो ये तो फिर सही हो गया। हाँ जी हाँ जी। अब दूसरा कि व्यक्तिगत कार्यकर्ता में परिपेक्ष को बनाए रखना, परिपेक्ष का मतलब होता है दृष्टिकोण को बनाए रखने की योग्यता होनी चाहिए। ये भी सही है। ये भी सही है सर, हाँ दोनों आपका सही सही है यहाँ पे सी वाला, एक और दो। 40 देखिए, व्यक्तिगत कार्यकर्ता को सेवार्थी के समक्ष नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। ये तो सही बात है सही भाई। है। और सेवार्थी को कार्यकर्ता के प्रति विश्वास उत्पन्न करना चाहिए, ये भी सही है ना? तो 40 का भी सही है। हाँ तो आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग, है ना? 40 क्वेश्चन। अभी 8 बजे फिर ज्वाइन करिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना? ठीक है, अभी वहाँ पे करेंगे हम लोग यूनिट 2। ओके।